नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात पहले करेंगे कॉटन की, जहां पर इस बार चिंता ये है कि एक्सपोर्ट कम रह सकता है। पिछले साल की अगर बात करें तो 42.5 लाख बेल का एक्सपोर्ट हुआ था और इस वक्त अब तक 8 से 10 लाख बेल का एक्सपोर्ट है और बाजार को लगता है कि रिकॉर्ड लो यानी कि 30 लाख बेल का ही एक्सपोर्ट इस बार शायद हो पाएगा। क्या है कारण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं BSL के MD निवेदन चुरीवाल। वहीं देश में सरसों का भाव लगातार MSP के नीचे बना हुआ है, जिससे किसान खासकर परेशान हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर। वहीं आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करने के लिए हमारे साथ हैं पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और SSJ फाइनेंस के प्रियांक उपाध्याय। शुरुआत यहां पर कॉटन के साथ ही कर लेते हैं और निवेदन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की चिंताएं अब सडनली यहां पर निकल के आने लगी हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, इवन एज भावों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, तो ये क्या सारा का सारा इस वजह से है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग नहीं है? हेलो जी निवेदन जी। आई थिंक आई मिस्ड आउट, आपके प्रश्न दोबारा पूछ सकते हैं? निवेदन जी, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कॉटन के भाव नीचे आ चुके हैं लेकिन एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं हैं, क्या देखते हैं आप कंसर्न्स वहां पर? देखिए, एक्सपोर्ट को लेके निश्चित रूप से चिंताएं हैं और संभवतः कुछ समय तक ये चिंताएं बनी रहेंगी, क्योंकि भी डिमांड यूरोप में काफी कम है। रूस और यूक्रेन की जो स्थिति है, वहां के जो एनर्जी क्राइसिस है, इन्फ्लेशन है, उसको लेके जो आम ग्राहक है वो अभी बिल्कुल भी खरीदारी नहीं कर रहा है, जिसके कारण डाउन द लाइन ये पूरा एक असर हो रहा है। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कोई स्थायी स्थिति नहीं है, ये एक अस्थायी स्थिति बनी हुई है जिसका निवारण आगे पीछे जल्दी होगा। हम हर इंडस्ट्री में एक साइकिल की बात करते हैं, तो ये एक डिमांड यूरोप में कॉटन प्रोडक्ट्स के डिमांड में हम आई थिंक साइकिल के इस वक्त निचले स्तर पे हैं और यहाँ से हम ऊपर की तरफ ही जा सकते हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हर महीना मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, बट ये पूरे इंडस्ट्री में एक आभास है, विश्वास है कि यहाँ से चीजें सुधरेंगी एंड डिमांड विल इंप्रूव फ्रॉम यूरोप और उसका बेनिफिट पूरे लाभ कॉटन इंडस्ट्री को होगा। और इस समय डोमेस्टिक मार्केट में भी हम थोड़ी सी डिमांड, कॉटन की डिमांड में सुधार देख रहे हैं। ओके, एक और फसल पे भी आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि अर्लियर कहा जा रहा था कि 326 लाख बेल्स की फसल होगी, फिर 321 यहाँ पर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कह रहा है, USDA ने 313 लाख बेल्स कहा है। कैसे देखते हैं आप फाइनल नंबर्स? ये कहना अगर बहुत ही रिस्की है कि फाइनल नंबर क्या होगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्थिति में हूँ कि इस पे कोई टिप्पणी कर सकूं। ये समय ही बता पाएगा और ये बिल्कुल डिमांड से रिलेटेड है। ये भी सही कि किसान कुछ स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं और जैसे जैसे डिमांड में सुधार आएगी ये इसके फाइनल नंबर आ पाएंगे। इस वक्त इस फाइनल नंबर पर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। आपने मांग की बात करी और आपने कहा कि भारतीय बाजारों में ये थोड़ी सी बेहतर होती हुई नजर आई है। मिलें अब यहाँ पर क्या कैपेसिटी पे काम कर रही हैं और जो करंट लेवल्स हैं 60,000 के आसपास के, आपको क्या लगता है क्या आगे का व्यू रह सकता है? अभी 60,000 60-65 के बीच में मुझे लगता है ये रेंज बाउंड रहना चाहिए। और मिलों की जहां तक बात है, हमारे खुद की कॉटन स्पिनिंग हमने अभी लगाई है और ये 1 तारीख से ही आरंभ हो गया, अभी ट्रायल रन चल रहे हैं एंड मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम फुल कैपेसिटी पे चलेंगे। और जो बड़े स्पिनर्स हैं इस वक्त करीब 70 से 90% के बीच में चल रहे हैं। उम्मीद है कि पहले तिमाही, अगले वित्तीय वर्ष की पहले तिमाही में लगभग सब 90 से पूरे कैपेसिटी पे चलने की पूरी उम्मीद है। सो मुझे नहीं लगता कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम Q1 बहुत बड़ी उसमें कोई ऐसी समस्या होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, हम खुद का उदाहरण अगर हम दें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो नई कॉटन स्पिनिंग यूनिट आ रही है वो पूर्ण कैपेसिटी पे चलेगी प्रथम दिन से ही। और ऑफ कोर्स देखिए, सबको अपना अपना माल खुद बेचने के लिए एक्सट्रैक्ट शेयर फ्रॉम द मार्केट, तो अपनी अपनी स्ट्रेटजीज हैं, मार्केटिंग पॉलिसीज हैं एंड प्रोडक्शन परचेज पॉलिसीज हैं। इन सब चीजों पे बहुत कुछ निर्भर करता है कॉटन में। बट मुझे बाय एंड लार्ज मैं काफी मैं निराश नहीं हूँ, हताश में काफी आशावादी हूँ कि भविष्य कॉटन का और विशेष करके भारतीय कॉटन इंडस्ट्री, भारतीय टेक्सटाइल उद्योग का के भविष्य को लेकर मैं काफी आशावादी हूँ। मुझे एक फाइनल सवाल आपसे पूछना है। आपने कहा यूरोप की मांग में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन चीन की मांग कैसी है, क्योंकि बाजार उसको भी देखता है, और जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि बांग्लादेश, वियतनाम वगैरह, इन कंट्रीज से किस तरह की मांग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बांग्लादेश से भी हमारी कई चर्चाएं हो रही हैं ऑर्डर्स को लेकर। बांग्लादेश, वियतनाम, इन सब से मुझे लग रहा है डिमांड अच्छी रहेगी। चाइना की वास्तविकता क्या है वो कहना बहुत कठिन है। वहां क्या होता है, कब होता है, सच ए क्लोज्ड सेटअप की उसकी वास्तविक स्थिति को जान पाना काफी कठिन है। बट
बट चाइना के अतिरिक्त जो बड़े बाजार हैं भारत से, जहाँ पे कॉटन राइट फ्रॉम यार्न टू फाइनल स्टेज जाता है, अपैरल स्टेज, चाहे वो वियतनाम हो, बांग्लादेश, मुझे लग रहा है धीरे धीरे हम उसमें सुधार देख रहे हैं। और कस्टमर से जो हमारी चर्चा हो रही है उसमें वो भी काफी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आने वाले समय में वापस डिमांड में सुधार होगी। ओके, यानी कि भाव रेंज में रहेंगे, एक्सपोर्ट एज ऑफ नाउ कम है लेकिन आगे जाके सुधार देखने को मिल सकता है। तो काफी होपफुल स्टेटमेंट्स वहां पर निवेदन चुरीवाल जी से आती हुई। निवेदन जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह के कॉटन के प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर हैं, आप यहाँ से अगर ट्रेड की राय दें तो क्या होगी? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल यहाँ पे पिछले सप्ताह भी आपसे बात हो रही थी, उस समय ध्यान थोड़ा सा डाउन साइड का था और हमने गिरावट कीमतों में आते हुए भी देखी। हमने सीबीओटी पर कीमतों को लगभग 78 सेंट तक जो है आते हुए देखा और वहां निचले स्तरों से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग अभी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है। अगर हम आइस फ्यूचर्स की बात करें तो 78 सेंट ऑन द लोअर साइड और 85 सेंट ऑन द हायर साइड ये रेंज बना हुआ है। भारतीय बाजारों में अगर एमसीएक्स कॉटन वायदा की बात करें तो यहाँ 60,000 से 63,500 का दायरा है। और एनसीडीईएक्स कपास अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो वहां भी जो दायरा है वो 1540 से 1580-85 का बना हुआ है। तो अभी हम लोअर साइड ऑफ द रेंज यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो एनसीडीएक्स कपास जो अप्रैल का वायदा है वहां पे 1545 के स्तर पे बाइंग करके चल सकते हैं। ऊपर में 1580 1585 का लक्ष्य लेकर के चले। नीचे में जो एक स्टॉप लॉस रखना है वो 1530 का रखना है। ऑलराइट, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई गई हैं, चाहे वो कॉटन हो या कपास, यहाँ पर भी आप कारोबार कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर सरसों की करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भावों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। इवन एज सरकार ने यहाँ पर 1.5 मिलियन टन मस्टर्ड प्रोक्योर करने की बात भी कही है, उसके बावजूद भी कोई बहुत थमती हुई यहाँ पर ये मार्केट नहीं दिख रही। अनिल जी, सबसे पहले तो प्राइसेस को लेके ही बात करेंगे। जिस तरह की गिरावट यहाँ पर सरसों में देखने को मिली है और जिस तरह का क्रॉप एस्टिमेट आपने यहाँ पर समिट के थ्रू यहाँ पर निकाला है, उसकी डिटेल्स ही पहले तो शेयर करें। क्वेट और मोपा के नेतृत्व में 12 तारीख को जयपुर में रवि सेमिनार हुआ, जिसमें 1500 डेलीगेट आए थे। 113 लाख टन की क्रॉप हमने आकी पूरे देश में। इसमें सभी जगह के 50 लोग आए थे और कमेटी ने बैठ के 113 लाख टन की रिपोर्ट आकी। 1500 लोगों ने इसमें शामिल हुए। रेट की बात यह है कि 5,450 रुपए एमएसपी है और मंडियों में 4800 से 4900 रुपए सरसों बिक रही है। सरकार ने खरीद का चालू का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। हल्की फुल्की खरीद गुजरात में शुरू हुई है। तो 12% एमएसपी से नीचे सरसों बिक रही है। अभी 48 से 49 सरसों मंडियों में बिक रही है। एमएसपी 54-50 है, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। किसान परेशान है, इंडस्ट्री परेशान है। शायद गवर्नमेंट को इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। 15 से 20% ड्यूटी बढ़ानी चाहिए और एमएसपी पे जल्दी से जल्दी सरसों तुलाने की तैयारी करनी चाहिए। और एमएसपी से जो गिरावट हमने आते हुए देखी है भाव में, ये लगातार है। एक्चुअली पिछले 18-20 दिन से ये होता हुआ नजर आया है और हम समझते हैं कि इंडस्ट्री यहाँ पर लगातार ये कहती जा रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़त की यहाँ पर उम्मीद है। कहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ आप देखते हैं, इससे पहले कि सरकार कोई एक्चुअल स्टेप यहाँ पर उठाए? मेरे को लगता है जो लेवल आज मार्केट का है वो सपोर्ट का लेवल बन चुका है। 48-49 की सरसों अब मंडियों में घटने की जगह नहीं है। इस भाव का तेल मार्केट में बिकना चालू हो जाएगा। इस रेंज पे आके बाजार रुकेगा और जैसे ही सरकार एमएसपी पे माल लेने के लिए आएगी, खरीदारी के लिए आएगी, तो इसमें कुछ न कुछ बढ़त देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि शायद अब भाव की गिरावट के लिए सबसे बॉटम आ चुका है। अगले 5-7 दिन बाद से ही मार्केट बढ़ना चालू हो जाएगा। हरियाणा सरकार तो आज से यहाँ पर प्रोक्योर करेगी, क्योंकि 14 मार्च का उन्होंने समय भी दिया था, तो अभी शुरुआत है और जैसे आपने कहा यहाँ से कुछ सपोर्ट भी आ सकता है। किस तरह की क्रशिंग और किस तरह की डिमांड फिलहाल फिर आप देखते हैं भावों में, बाजारों में? क्रैशिंग इस बार जो आज तक 20 साल में ऐसी क्रैशिंग नहीं हुई, सबसे कम क्रैशिंग हो रही है। 60% क्रैशिंग हो रही है। टोटल सरसों का उत्पादन 113 लाख टन है और कच्ची घानी में सरसों 80 से 85 लाख टन चाहिए। 25 लाख टन सरसों फालतू है, उसकी वजह से ये मद्दी देखने को मिल रही है। कोई भी कारण से अगर गवर्नमेंट 20% ड्यूटी बढ़ाती है और इंटरनेशनल ऑयल डोमेस्टिक ऑयल से ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पे क्रैशिंग बढ़ेगी। क्रैशिंग बढ़ेगी तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट रुकेगा, मद्दा रुकेगा और साथ में बाजार में डिमांड निकल के आएगी। लेकिन सबसे पहले अर्जेंट काम है कि सरकार को एमएसपी पे माल तुलावे और दूसरा 15 से 20% ड्यूटी बढ़ावे। बॉटम आउट हो चुका है। मुझे लग रहा है आज आपका जो आपके माध्यम से जो बात चल रही है, इसके बाद शायद और मद्दी देखने को नहीं मिले। मनोज जी, ये सवाल आपसे, और ऐसा यूजुअली माना जाता है कि जैसे ही गर्मियां आती हैं खाने के तेल के भावों की जो में थोड़ी गिरावट आती है, क्योंकि मांग थोड़ी कम हो जाती है गर्मियों में खाने के तेल की। ये एक फैक्टर भी अगर देखें, और जो अनिल जी ने यहाँ पर डिस्कस किया, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस और मांग आगे?
बिल्कुल, यहाँ पे जहाँ तक मांग का सवाल है तो जैसा कि अनिल जी भी बता रहे थे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोक्योरमेंट की बात कही जा रही है और हरियाणा में इनफैक्ट जो है प्रोक्योरमेंट स्टार्ट भी हुआ है। और यहाँ पे इस बार हम देख रहे हैं कि 2023 में काफी सारे स्टेट्स में इलेक्शंस भी है, फिर 2024 में हम यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस भी होते हुए देखेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे प्रोक्योरमेंट जो है जल्द शुरुआत जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दो बड़े जो है सरसों के उत्पादक है और यहाँ दोनों जगह इस बार इलेक्शंस रहेंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट्स है वो जल्द शुरू हो सकते हैं। अभी हम एमएसपी से काफी नीचे कीमतों को ट्रेड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में एक दायरे में जो ट्रेड है वो बना हुआ है। और जिस तरह से जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे वेदर डिस्टर्बेंस की जो बातें निकल कर आ रही है, यूएसडीए लगातार उत्पादन के अनुमान घटा रहा है, तो निचले स्तरों पर यहाँ 4600-700 जो है वो सरसों के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ग्रेजुअली जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोक्योरमेंट स्टार्ट होंगे तो फिर यहाँ पे सुधार जो है वो देखने को मिलेगा। और कीमतें इस बार नीचे होने की वजह से स्टॉकिस्ट की डिमांड भी जो है यहाँ देखने को मिल सकती है और फेस्टिव सीजन में फिर एक बार डिमांड में भी सुधार जो है वो आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे ज्यादा गिरावट की गुंजाइश अब निचले स्तरों से नहीं लगती है मनीषा जी। ठीक है, चलो कुछ सपोर्ट यहाँ पर किसानों को जरूर देखने को मिलेगा कि एक बॉटम यहाँ पर भावों में बन चुका है और यहाँ से शायद ज्यादा गिरावट ना देखने को मिले। अनिल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और सरसों पर यहाँ पर डिटेल में बात भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, कैसे करें कारोबार, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो उठापटक है उसका कैसे आप फायदा उठाएं, बताएंगे आप। नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के बाद एक हल्का सा पॉज सा लगता हुआ नजर आया है। प्रियांक कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि 1919 के हाई बनाने के बाद अब 1902 के आसपास सोने में कारोबार है और चांदी में भी हल्की मुनाफा वसूली। गुड इवनिंग मनीषा जी। जिस तरह से हमने आज बुलियन पैक में लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में जो अप मूव देखा था, वो कहीं ना कहीं ऑन द हायर साइड अभी एक राह देख रहा है मेरे हिसाब से। आज जो सीपीआई के डेटा निकल के आएंगे वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन और फर्दर क्लैरिटी देगा मार्केट्स को। तो मेरे हिसाब से जिस तरह से अभी मार्केट शेपअप है और जिस तरह का जो रिस्क ऑफ है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में, तो उसका एक क्लियर बेनिफिट गोल्ड को मिला है। इन वेरी शॉर्ट टर्म हमने एक $100 का मूव ऑन द हायर साइड आते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव ही है। मोर और लेस जिस तरह के सीपीआई नंबर्स निकल के आते हैं और उसके बाद जो फेड के रेट हाइक्स का पेस रहेगा वो एक डायरेक्शनल आगे डिसाइड करेगा। नेवरथलेस अगर लेवल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से मुझे लगता है कि 1900 के ऊपर अभी हम सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ से इन वेरी शॉर्ट टर्म जो $100 का मूव आया है, तो थोड़ा बहुत एक रिट्रेसमेंट मूव आ सकता है प्रॉफिट टेकिंग के लिहाज से हम कह सकते हैं। तो अराउंड 1870 और 1880 ये $20-30 का करेक्शन एक फिर से अपॉर्चुनिटी रहेगा ऑन द लोअर साइड सपोर्ट को इमर्ज होते हुए। एमसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से फिर से एक बार अराउंड 57,000 से लेके 56,700 वुड बी द रेंज ऑन द लोअर साइड, जहाँ पे सपोर्ट्स दिखते हैं अभी। तो वो आते हैं तो वहां पे हम फिर से देख सकते हैं कि बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। बट करंट लेवल्स पे दोनों ही बुलियंस, द गोल्ड एंड सिल्वर, दोनों ही करंट लेवल्स पे रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है फ्रॉम द लॉन्ग साइड। एक राह दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए, उसके बाद बाइंग का कोई ट्रेड लेना चाहिए। ओके, यानी कि करेक्शन का इंतजार करें। बहुत ज्यादा तेजी हम सोने चांदी दोनों में ही देख चुके हैं। लेकिन प्रियांक, अगर यहाँ पर कच्चे तेल की बात करें, यहाँ पर गिरावट काफी ज्यादा है। अगर इस हफ्ते की ही बात करें तो 5-5.5% की मंदी हम देख चुके हैं। 86 के लेवल से अब 80 के नीचे के स्तर भी आज बनते हुए हमने यहाँ पर देखे हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर करीबन 2% की गिरावट के साथ कच्चे तेल पर एमसीएक्स में कारोबार, यहाँ पर क्या करने की राय देंगे प्रियांक? क्रूड ऑयल में भी लोअर साइड ऑफ द रेंज में अभी हम ट्रेड्स कर रहे हैं। अगर हम WTI की बात करें तो 73.20 के आसपास के रेट्स चल रहे हैं। मोर और लेस हमने ये एक लास्ट 1-2 मंथ्स की रेंज अगर मैं देखूं तो $71-70 ऑन द डाउन साइड एंड ऑन द हायर साइड 80-81 ये एक कैप है।
तो ये $10 की रेंज में है और अभी हम लोअर साइड ऑफ द रेंज में आ गए हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि अगर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है अराउंड 73 अभी चल रहा है, तो $70 के नीचे अगर सस्टेन करता है क्रूड ऑयल का मार्केट्स, तो हम और फ्रेश $5 to $7 का मंदी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द लोअर साइड। घरेलू मार्केट्स में भी जो सपोर्ट्स रेंज है ऑन द लोअर साइड 6000 से लेके 5800, ये एक सपोर्ट बैंड है। अगर ये टूट जाता है तो हम 5300 5400 के रेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल मार्केट में यहाँ से सेल ऑन रैलीज रहना चाहिए। ऑन द हायर साइड 6240 6300 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन्स रहेंगे। मेटल्स की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि कल यहाँ पर तेजी थी लेकिन शाम होते होते कल भी मुनाफा वसूली थी। आज तो हमने दिन की शुरुआत ही यहाँ पर गिरावट के साथ की है। मनोज जी, अगर आपको कोई ट्रेड यहाँ पर मेटल्स में लेना हो तो कहाँ होगा? मेटल्स में यहाँ पे लगातार दबाव जो है मनीषा जी बना हुआ है, और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि जो यूएस में जो बैंकिंग क्राइसिस हुआ है उसके बाद से हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। तो मेटल्स में यहाँ पे जो टॉप फेवरेट रहेगा वो कॉपर रहेगा। हम देख रहे हैं कि 760 762 यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस बने हुए और ऊपरी लेवल से बार बार दबाव जो है कीमतों में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो 762 के स्तर पर यहाँ पे कॉपर में शॉर्ट जाना पसंद करेंगे। ऊपर में 768 का एक स्टॉप लॉस रखें। 752 से 750 के जो लक्ष्य यहाँ पर लेकर के चल सकते हैं। तो कॉपर में यहाँ पे फिर एक बार ऊपरी लेवल्स पर जो है बिकवाली देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड अभी बेस मेटल्स का थोड़ा कमजोरी दिखता है। प्रियंका, आपको भी लगता है कि बिकवाली के साथ ही काम करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कितना रिस्क है डाउन साइड में अभी? देखिए, अगर बेस मेटल्स में हम देखें तो अगर रिलेटिवली अगर मैं बात करूं तो कॉपर ने जिंक और एल्यूमिनियम को कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म किया है। तो मैं जिस तरह से ट्रेंड डाउन है तो मैं अंडर परफॉर्मर्स के साथ जाना चाहूंगा। एल्यूमिनियम मुझे लगता है कि बेच के चला जा सकता है। अगर जो भी पुल बैक आती है मे बी अराउंड 208 209 के जोन्स में, वो एक सेल लेवल से रहेंगे हमारे लिए। 212 हाफ के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रहेगा और फिर से हम रिविजिट कर सकते हैं 200 और सब 200 के लेवल्स। तो एल्यूमिनियम अमंग द बेस मेटल्स मुझे वीक दिखता है, तो वो एक सेल ऑन रैलीज का कैंडिडेट रहेगा। और दूसरा एक हाईलाइट करना चाहूंगा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस हमने देखे हैं कि लास्ट फ्यू सेशंस में एक 160 से ऑलमोस्ट हमने एक रैली 246 तक बनते हुए देखी है। वो अभी एक रिट्रेसमेंट हुआ है, 215 के आसपास के रेट चल रहे हैं। वो एक अट्रैक्टिव लगता है कि फिर से एक बार 250 260 जोन्स तक जा सकता है। तो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी अराउंड 212 के आसपास। 195 के नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा। 250 260 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ऑलराइट, तो बाकी काफी जगह बिकवाली है, लेकिन गैस में जिस तरह का उछाल है उसका फायदा उठाया जा सकता है और यहाँ से भी बाइंग रिकमेंडेशन। लेकिन इसी के साथ मनोज जी, प्रियांक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। इजाजत लेंगे, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।